बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। स्टूडेंट्स, हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ मेंट बाय मैकेनिज्म। तो आपके जहन में होगा कि मैकेनिज्म किसको कहते हैं। बेसिकली इसको फिर रिवाइज करते हैं। मैकेनिज्म जो है ये उन स्टेप्स का नाम है जो किसी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को फॉलो करते हैं और किसी ख़ास पर्पज़ को जो है या किसी ख़ास प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उनको हम उसकी स्टडी को मैकेनिज्म कहते हैं। तो आज के लेसन में हमने रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को समझना है। ओके, सो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को फॉलो करता है, जिसकी हम डिटेल्स के बजाय हम उसको ओवरऑल एक समरी की फॉर्म में देखेंगे। तो लेट अस सी, आज के लेसन में देखें बच्चों, आप लोगों ने 3 स्टेप्स हैं जो मेन हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, सो नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में रीड भी किया था कि इट इज द कन्वर्जन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स पायरुविक एसिड। ओके, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए वो 2 बनते हैं। इसके अलावा इसको बनाने के लिए एडीपी और एनएडी पॉजिटिव आयंस भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ओके, अब जब एडीपी और एनएडी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो बेसिकली इन्होंने ना तो ये कोई ये एज अ यानी कि सपोर्टर आए हैं यहाँ पे, इनका रिएक्शन में यहाँ पे कोई किरदार नहीं है। लेकिन क्या होगा, फायदा क्या होगा कि जब CH बॉन्ड टूटेगा तो उससे जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को यूज करके एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से NAD पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन को गेन करने के बाद NADH बना लेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ATP जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन से हमने बेसिकली एनर्जी गेन करनी होती है जो कि ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, पायरुविक एसिड चला जाएगा सेकंड फेज में, जिसमें क्रेब साइकिल में, और इसमें इसको कोएंजाइम A मिलेगा। कोएंजाइम आप जानते हैं। ठीक है, तो कोएंजाइम A जो है वो टेम्पोरली जो है वो अटैच होगा पायरुविक एसिड के साथ, और अब वो जो नया कंपाउंड बना चुका होगा उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A। ओके, यहाँ भी सपोर्टर्स मिलेंगे। ठीक है, फैसिलिटेटर्स मिलेंगे, ADP FAD पॉजिटिव NAD पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, और जो कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम A, इसमें जितने भी CH बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे टूट जाएंगे, और उनके टूटने से क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो ADP को ATP बनाने में, इस तरह से इनको भी रिडक्शन, इनकी भी रिडक्शन करने में इस्तेमाल होगी। और आप देख सकते हैं कि कोएंजाइम A जो है वो बगैर यूज हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका यहाँ पे कैटालिस्ट के तौर पर इसका रोल था। इसके बाद क्या होगा, जो ADP इन्वॉल्व हुआ वो यहाँ से एनर्जी गेन करने के बाद ATP में कन्वर्ट होगा। FAD पॉजिटिव FADH2 बनाएगा, क्योंकि CH बॉन्ड के टूटने से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, और हाइड्रोजन से रिलीज होने के बाद अब C के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन का बनेगा। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इस तरह से FAD पॉजिटिव FADH2 पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट होगा। अब हमने देखा कि सरप्लस के तौर पर ATP और यहाँ पे ATP बना, ये तो हमारे यूज में आना था। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो हम इसको एक्सहेल कर देते हैं, इसको हम अपने लंग्स के थ्रू रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी से। लेकिन ये जो बने हैं NADH FADH2, ये क्या करेंगे, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि तीसरे फेज में एंटर होंगे, और ये अपने हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे। और हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद और अपने अंदर की एनर्जी भी रिलीज करने के बाद ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो कि इन्वॉल्व है बेसिकली क्या नाम है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद वाटर बनाएंगे, और जो इनके अंदर की एनर्जी होगी, बेसिकली इनके अंदर की एनर्जी किस तरह निकलेगी, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस होंगे रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा किसी एटम के अंदर, तो आपने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल में
कि एटम जब लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाता है तो अपने अंदर की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको रिलीज कर देता है। तो यही फायदा यहाँ मिलेगा, ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रेडिएट हो जाएगी, निकल जाएगी, और वो एनर्जी एटीपी बनाने में अगेन इस्तेमाल होगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों के हर स्टेप के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। इसमें देखें, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस। For the study of all the reactions of glucose oxidation, we will go into the mechanism of aerobic respiration. Aerobic respiration is a continuous process, but for the convenience we can divide into 3 main stages, ठीक है। ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है और रिएक्शन होता चला जाता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कहीं ग्लाइकोलिसिस कहीं हो रहा होगा, क्रेब्स साइकिल कहीं बाद में होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से उसके बाद में गुजरेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूली सारे प्रोसीजर चलते रहते हैं, लेकिन अपनी स्टडी के लिए हमने आसान किया और हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो नंबर 1, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस occurs in cytoplasm and oxygen is not involved in this stage. That is why it occurs in both types of respiration, aerobic and anaerobic. And glycolysis, glucose molecules is broken into 2 molecules of pyruvic acid, ठीक है। और इससे भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के ब्रेकअप होने से, और वो जो ब्रेकअप एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में ऑब्टेन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड along with the formation of ATP, NADH and FADH2, इनकी बात हो गई है। Before entering Krebs cycle, pyruvic acid is changed to 2 carbon compound called acetyl coenzyme A। तो बेसिकली Krebs cycle में जाने से पहले coenzyme A जो है वो pyruvic acid से कंबाइन हो जाता है और वो 2 कार्बन कंपाउंड acetyl coenzyme A बना देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली फाइनल स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन दिस स्टेप NADH, FADH2 जो कि पिछले 2 प्रोसीजर्स में बने थे, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आइंस। अब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को भी और हाइड्रोजन आइंस को भी रिलीज कर देते हैं जिनको इन्होंने पहले एब्जॉर्ब किया था। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स को उठाते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम दूसरे एटम में एब्जॉर्ब होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज कर देगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसके पास। इस तरह से when electrons move through the series of electron carriers, they lose energy which is used to synthesize ATP। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे एनर्जी, फिर ये ATP को बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगी। एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इस तरह से जो इन्होंने हाइड्रोजन रिलीज की है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इसके हवाले से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी एक्सरसाइज में। आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन व्हाइल डिफाइनिंग ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और वो जो साथ में जो डायग्राम थी वो भी आप लोगों ने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।